हेलो फ्रेंड्स। वक्त को जरा वक्त दो, वक्त आने पर वक्त बदल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप अपने बुरे वक्त को भी जरा वक्त दीजिए, क्योंकि वक्त आने पर वो बुरा वक्त भी आपको अच्छे वक्त में तब्दील हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का दौर है कि आप आज अगर जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, कल आने वाला दिन वही आपको फल देने वाला है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारे लिए जो है वो है सत्ता का साझा, जिसे हम लोग कहते हैं पावर शेयरिंग। फ्रेंड्स, ये लाइव है आपका 6 PM से, अर्थात कि अभी लाइव चल रहा है। फ्रेंड्स, सत्ता का साझा पावर शेयरिंग क्या होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें जानना है। फ्रेंड्स, इस पावर शेयरिंग को समझने के लिए हम आपको पहले एक तरह से फ़ोटो दिखाते हैं, जिससे आप क्लियर समझ पाएंगे। ये है हमारा पावर शेयरिंग। इंडिया का पावर शेयरिंग जो है इस मेथड पे करता है काम। कैसे काम करता है वो देखिए आप। पावर शेयरिंग जो हमारे इंडिया पर है, ये समझिए कि हमारा इंडिया है। ये हमारा जो बल्ब जल रहा है ये हमारा इंडिया है, और इंडिया का एक अंग, एक पार्ट जो हमारा है वो है हमारा ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए सेम चीज़ है, इजी वे से आप इसे समझेंगे। ज्यूडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स, ये जो आपका दिख रहा है सेकेंड वाला, जो ये सेकेंड दिख रहा है आपको, ये है आपका कार्यपालिका। और थर्ड वाला जो आपका ये है, ये फ्रेंड्स है आपका विधायिका। और ये लास्ट वाला जो है आपका वो है आपका जनता जनार्दन। फ्रेंड्स, ये हम सभी है, ये हमारा सिटीजनशिप है, ये देश के नागरिक हैं जिनके अंदर वोट देने का राइट है। और ये वोट जो देते हैं उसके हिसाब से हम सरकार को जो चूज करते हैं, उनके हिसाब से हमारे देश को चलाने के लिए 3 पार्ट में आपके पावर शेयर किया गया है। सत्ता को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो आपका ज्यूडिशरी अर्थात कि न्यायपालिका के रूप में, एक एग्जीक्यूटिव के रूप में अर्थात कि विधायिका के फॉर्म में, एक होता है आपका एक होता है जो लास्ट वाला एग्जीक्यूटिव, और क्या कहते हैं आपका एक होता है लेजिस्लेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 पार्ट में बांटा गया, जो इंग्लिश में अगर कहे तो ज्यूडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। फ्रेंड्स, ये 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट और एक हमारा जनता का पार्ट, ये चारों मिलकर हम अपने देश को चलाते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसा पार्ट है, एक ऐसा टॉपिक है ये, जो कि हर व्यक्ति के लिए एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम्स में आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक स्टोरी की तरह समझेंगे। अगर एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करें कि पावर शेयरिंग क्या होता है, तो सपोज दैट स्टूडेंट है, सबको पता होगा कि एक स्कूल होता है। स्कूल का जो हेड कमांड होता है वो होता है स्कूल का प्रिंसिपल। हेड जो होता है उसका स्कूल का प्रिंसिपल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वो प्रिंसिपल अगर अकेले चाहे कि सभी क्लास को अकेले जाके हैंडल करे प्रॉपरली, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करता है वो कि सभी पार्ट को पार्ट वाइज वर्क देता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्लास ये है, ये सेकेंड क्लास है हमारा, ये थर्ड क्लास है, ये फोर्थ क्लास है, ये 4 क्लास है। तो हमने क्या किया है, चारों क्लास में अलग अलग क्लास टीचर हमने क्या किया, प्रोवाइड किया। अब ये चारों क्लास टीचर प्रोवाइड करेंगे, और ये चारों क्लास टीचर अपने क्लास में जाके हैंडल करेंगे, और रूल रेगुलेशन इन चारों टीचर को गाइड कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। और इन चारों के गाइडलाइन से प्रिंसिपल के गाइडलाइन से जब ये चारों काम करेंगे, तो पांचों जो मिलकर ये बनाएंगे आपका स्कूल। ठीक है, विद्यालय, जिससे कि वो रन करेगा। फ्रेंड्स, सेम चीज़ हमारे कंट्री, हमारे इंडिया में भी लागू होता है। फ्रेंड्स, ये 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट आपका कंप्लीटली जो कि आपके विद्यालय को, आपके देश को, या फिर किसी भी लेवल पे पूरी पावर को चलाने का एक तरीका है। फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं पावर शेयरिंग, ये बताइए आप।
पावर शेयरिंग, इसमें हमें जानना है कि पावर को हम कैसे बांटते हैं और कैसे हमारे देश में पावर वर्क करता है। फ्रेंड्स, इसके लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू से भी जानेंगे, साथ ही साथ आपके जो चैप्टर है, चैप्टर के टॉपिक वाइज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये पॉइंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में आप दें कि ये क्लियर हो रहा है, चैप्टर समझ में आ गई। चैप्टर का नाम जो पावर शेयरिंग है, सत्ता का विभाजन, वो समझ में आ गया सबको। सत्ता का विभाजन का मतलब ही होता है, पावर शेयरिंग का मतलब ही होता है कि आप क्या कीजिए, जो कानून है, जो नियम है, आपके पास जो शक्ति है, उनको विभिन्न भागों में बांटिए और उनके लेवल पे काम कीजिए। फ्रेंड्स, इसको और एग्जाम्पल के थ्रू से भी हम समझेंगे, बीच के चैप्टर के बीच में हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अब सेशन पावर शेयरिंग का, कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो मेनली हमें जो जो टॉपिक पढ़ना है, उन टॉपिक की एक बार हम चर्चा कर देते हैं आप लोग से। फ्रेंड्स, जो हम लोग को मेनली इसमें टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पहला नंबर पॉइंट जो पढ़ना है हम लोग को, तो इसमें पढ़ना है हम लोग को वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल मतलब क्या फ्रेंड्स, कि पावर शेयरिंग हमारी ज़रूरत क्यों है, अर्थात कि सत्ता का विभाजन की ज़रूरत हमें क्यों है, लोगों को क्यों लगता है कि पावर शेयरिंग हमारी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे कि पावर शेयरिंग मतलब कि सत्ता की ज़रूरत, यानी सत्ता विभाजन की ज़रूरत हमें क्यों है, सत्ता विभाजन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट जो हम लोग को जानना है फ्रेंड्स, कि हम जो सत्ता का विभाजन कर रहे हैं उनके किन किन लेवल पे हम कर सकते हैं, अर्थात कि पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या है, सत्ता विभाजन कितने स्तर में बांटा जा सकता है या कितने स्तर में बढ़ता है, इनके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जानेंगे हम लोग कि पावर शेयरिंग हमें बांटने का जो बेस होता है, किस बेस पर हम पावर शेयरिंग को बांटेंगे और किन किन जगहों पे कैसा पावर शेयरिंग चलता है। इसमें साथ में हम लोग एक्स्ट्रा एक इंक्लूसिव बातें जानेंगे, इंक्लूसिवली एक बातें जानेंगे कि कौन सा जो नियम पद्धति हमारे कंट्री में चलता है, स्पेशली इंडिया में पावर शेयरिंग किन किन लेवल पे होती है, और इनके बारे में संविधान में अगर वर्णन है तो कहाँ पे वर्णन है, इन सभी हम पॉइंट्स को भी आपको क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि समझ में आ रहा है। बताइए फटाफट कि आपको समझ में आ रहा है। इसमें पढ़ना है कि सत्ता का विभाजन हमें क्यों जरूरी है, सत्ता का विभाजन क्यों जरूरी है, और दूसरा पॉइंट जो जानना है कि कितने स्तर पर हम सत्ता का विभाजन कर सकते हैं। फटाफट बताइए फ्रेंड्स, लाइव चैट में फटाफट बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। अगर पॉइंट क्लियर हो रहा है तो फटाफट कीजिएगा, वेरी गुड, मतलब कि क्लियर हो रहा है। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक जो आज हम शेयर करने वाले हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं, वो टॉपिक किसी भी नेट पे आपको नहीं मिल सकता है। जो समझने की बात है, जो स्टोरी है, जो मेरे द्वारा स्पेशल स्टोरी बनाई गई है, ये स्टोरी, ये एग्जाम्पल्स आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा। फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाइव सेशन में भाग ले सके। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। देखते हैं फ्रेंड्स कि आज हम लोग इस टॉपिक में कैसे इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड्स, जो चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी, अर्थात कि ये चैप्टर हम लोग आज जो जानने वाले हैं वो चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सत्ता की साझेदारी को। देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या आपका बुक कहता है। इसमें तो पहले दो टॉपिक को लेकर हम लोग को चलना है। स्पेशली पहले हम लोग वर्णन करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। खास पॉइंट हम लोग जानेंगे आज बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर जो पावर शेयरिंग को लेकर जो प्रॉब्लम हुई थी उनके बारे में। फ्रेंड्स, पावर शेयरिंग को लेकर बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हुआ था, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर हम बात करें बेल्जियम की, पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बेल्जियम से। अगर हम लोग बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आपका जो हरियाणा है,
हरियाणा से भी छोटा राज्य है। हरियाणा की क्षेत्रफल से भी बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है कम है, अर्थात कि बेल्जियम एक छोटा देश है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इनके अंदर और क्या खास बातें हैं। तो बेल्जियम के अंदर एक और जो खास बात है वो जान लेते हैं। बेल्जियम में आपका देश की जो कुल आबादी थी उस समय उसका 59%, 59% का मतलब 59%, 59% जो जनता थी वह क्या बोलती थी, इसे नोट करते चलिएगा ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में, साथ ही साथ आपको आसानी रहेगी पॉइंट या नोट्स लिखने में। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि 59% जो थे डच बोलने वाले थे। 59% जो बेल्जियम की जनता थी वह क्या बोलने वाले थे, डच बोलने वाले। और डच उसके बाद जो 40% बचे हुए में से वो बोलने वाले थे आपके फ्रेंच, वो बोलने वाले थे आपका फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 40% आपका बोलेगा, 40% बोलने वाले कौन थे, फ्रेंच थे। ध्यान दीजिएगा, इसे याद रखिएगा बिल्कुल। 59% बोलने वाले थे डच और 40% बोलने वाले थे फ्रेंच। फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। बेल्जियम आपका हरियाणा से भी छोटा राज्य देश है और उसमें 59% लोग डच बोलने वाले थे और 40% बोलने वाले थे फ्रेंच। अगर फ्रेंड्स इसके बारे में हम आगे अगर बात करें तो इनकी राजधानी जो अगर आपका बात करें हम लोग बेल्जियम की, तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है हमारा ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी का नाम है क्या, ब्रुसेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस ब्रुसेल्स में एक खास बात है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाला लोग ज़्यादा है। कितना है भाई, तो यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाला लोग है 80%। ठीक है, पूरे देश में कितना था, पूरे देश में सिर्फ 40% था। लेकिन अगर खास तौर से इनकी राजधानी में कहे तो राजधानी में डच बोलने वाले लोग कितने हैं भाई, 80%। कितने फ्रेंड्स, 80%। और आपके सॉरी फ्रेंच बोलने वाले, मैंने गलती से डच लिख दिया, फ्रेंच बोलने वाले, अर्थात कि फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं, 80%। और डच बोलने वाले कितने हैं, डच बोलने वाले हैं आपके 20%। डच बोलने वाले आपके 20%। ठीक है, तो ये दो चीज आप याद रखिएगा। आपका पूरे देश में 40% आपका फ्रेंच बोलने वाला था। फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने थे, 40%। ठीक है, लेकिन अगर वही चले आइएगा राजधानी में, तो राजधानी में फ्रेंच बोलने वाला लोग कितना है आपका, 80%। कितना है आपका, 80% आपका फ्रेंच बोलने वाला है। कहाँ पर, राजधानी में। और राजधानी का नाम क्या है हमारा, ब्रुसेल्स। ठीक है, अगर डच भाषा की राजधानी में बात करें तो ब्रुसेल्स में डच बोलने वाले लोग सिर्फ 20% है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कह सकते हैं पूरे देश में जो फ्रेंच बोलने वाले थे उनकी जो मेजोरिटी थी, उनकी जो बहुलता थी कम थी, लेकिन स्पेशली जो राजधानी था यानी ब्रुसेल्स में, वहाँ पे इनकी बहुलता थी। कह सकते हैं कि इंडिया कंट्री के अगर एग्जाम्पल है तो पूरी इंडिया में इनकी समुदाय कम थी, लेकिन दिल्ली में इनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, क्योंकि दिल्ली हमारी क्या है, राजधानी है। उसी तरह से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी और ब्रुसेल्स में 80% था। और आपका कहाँ पे, और उनके पूरे देश में कितना परसेंट था, 40%। बीच बीच में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते रहेंगे, इसलिए आप ध्यान को, टॉपिक को नोट करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। अब क्या हो गया कि इसमें एक बात और खास थी कि इसमें कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, जो बोलने वाले थे फ्रेंच बोलने वाले थे, उनके पास पावर कम था। अर्थात कि जो डच वाले थे, जो डच लोग थे, डच लोग के पास ज़्यादा पैसा था और ज़्यादा ताकतवर थे। ठीक है, हालांकि वो पूरे देश में कम थे, पूरे देश में 40% ही थे, लेकिन जितने थे बने हुए थे, काफ़ी शक्तिशाली थे। ठीक है, अब इनकी वजह से क्या हो गया, ज़्यादा पावरफुल थे और साथ साथ में राजधानी में इनकी बहुलता थी, अर्थात कि दिल्ली में इनकी बहुलता थी आपके इंडिया की नज़र से। लेकिन अगर बेल्जियम की नज़र से देखिएगा तो ब्रुसेल्स में इनकी जो पकड़ थी वो कितना परसेंट थी, 80%।
इनकी पकड़ थी वहाँ पर 80%। अब इस कंडीशन में क्या किए कि वहाँ पे जो भी नियम कानून बनाते थे, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जो भी कुछ नियम कानून बनाते थे वो क्या करते थे, आर्थिक दृष्टि से आपके डच वाले को देकर ही बनाते थे, जिसके वजह से फ्रेंच बोलने वाला और डच बोलने वाला दोनों में कड़ी टक्कर हो गई। कब टक्कर हो गई, तो 1950 से 60 दशक के बीच में, ठीक है, 50 और 60 के बीच में दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे का पॉइंट हमारा कहता है फ्रेंड्स कि श्रीलंका की बात करते हैं अब। तो ये तो कंडीशन हम लोग जान लिए किसका, बेल्जियम का। बेल्जियम के अंदर दो भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है, एक डच बोलने वाले, दूसरा फ्रेंच। डच बोलने वाले पूरे देश में कितना परसेंट थे, तो 40% सिर्फ थे, लेकिन अगर ब्रुसेल्स की बात की जाए तो वहाँ पर 80% थे। और पूरे देश में फ्रेंच बोलने वाला कितना था, आपका 59%, लेकिन ब्रुसेल्स में आकर क्या हो गया, घटकर सिर्फ 20% ही रह गई थी। अब जानना है हम लोग को श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब जिनकी सिराएं 3 तरफ से, अर्थात कि द्वीप उसे कहते हैं जिनका 3 भाग क्या होता है, अर्थात तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। और ये क्या है, आपका तमिलनाडु के निकट में, अर्थात कि दक्षिणी तट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अर्थात कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे आबादी भी आपका मेंशन कर दिया गया, इसकी आबादी लगभग कितनी है, 2 करोड़ है। क्लियर है फ्रेंड्स, जो कि आपकी हरियाणा के बराबर है। हमने पीछे देखा था बेल्जियम का क्षेत्रफल हरियाणा के बराबर था, तो इसकी आबादी यहाँ पर, अर्थात कि श्रीलंका की आबादी श्रीलंका की आबादी हरियाणा के इक्वल है, यानी लगभग 2 करोड़ है। क्लियर है फ्रेंड्स, फटाफट लिखिए क्लियर हो रहा है तो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बोलने वाले लोग थे, भाषा बोलने वाले लोग, तो यहाँ पे भाषाई आधार पे समस्या थी। यहाँ भी देखते हैं, तो यहाँ पे जो 2 प्रजाति मेनली थी, एक था सिन्हलिया समूह, ठीक है, यानी सिन्हला बोलने वाले, और दूसरा एक समूह था तमिल बोलने वाले, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिन्हला बोलने वाले लोग कितने थे, सिन्हला बोलने वाले लोग थे 74%। कितने परसेंट थे, 74%। और तमिल बोलने वाले लोग थे 18%। अब बताइए कि यहाँ पे कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, सिन्हाना बोलने वाले। अब बताइए जब ये पावरफुल है तो ये अपने मनमाना करेगा कि नहीं करेगा, बताइए फटाफट। इनकी बहुमत जब ज़्यादा है तो अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे भाई। इसलिए क्या हुआ, सिन्हाला लोग यहाँ पर, जो सिन्हाला प्रजाति के लोग थे, इनका पावर ज़्यादा था, अर्थात कि देश में इनकी वर्चस्व ज़्यादा थी, जबकि तमिल वाले लोग की सिर्फ 18% था। इनकी पावर यहाँ पर क्या थी, लो थी। इसके वजह से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते थे, अर्थात कि हमेशा उनके बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 74% इधर निकल गया, 18% इधर निकल गया। इसके अलावा जो भी बात बच गया, कितने बच गए, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना परसेंट लोग और बच गए। 74% सिन्हाला निकल गया, तमिल 18%, बताओ कि कितनी परसेंट जनसंख्या बच गई उसके पास। जल्दी कमेंट्स कीजिए, लाइव चैट में डालिए कि कितना परसेंट बच गया, जल्दी कीजिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वेरी गुड, कुछ के आंसर आने लगे फ्रेंड्स। इसमें बचेगा सिर्फ कितना परसेंट, 8%। कितने बच गए हमारे पास, 8% टोटल बच गए। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये 8% में कौन कौन थे, ठीक है। अब इनको एक बार फोटो से समझा दें हम आप लोग को, ठीक है। दोनों की घटनाओं के बारे में हम आपको एक फोटो के थ्रू से हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये बेल्जियम है पूरा, ठीक है, पूरा क्या है आपका, बेल्जियम है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, दोनों को समझिए आप। ये पूरा बेल्जियम है। अब बेल्जियम में मैंने बताया क्या था कि वहाँ पर आपको बताए थे हम कि सबसे ज़्यादा जो पूरे देश में बोलने वाले हैं उनका क्या है, सबसे ज़्यादा देश में बोलने वाले लोग थे वो थे हमारे क्या, फ्रेंच लोग। क्या लोग थे, फ्रेंच लोग, जो कितना परसेंट थे, 59%। कितना परसेंट थे, 59%। और ये पीला वाला जो दिख रहा है आपको, ये थे हमारे डच। क्या बोलने वाले थे फ्रेंड्स, डच। इसकी परसेंटेज कितना थी देश में, 40%। क्लियर हो रहा है कि नहीं, फटाफट बताइएगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम बात करें आगे की, तो ध्यान दीजिएगा इसमें
कि आगे की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए जो छोटा सा पीला वाला पार्ट दिख रहा है आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ब्रूसेल्स। ये क्या हमारा ब्रूसेल्स। क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये हमारा पार्ट जो दिख रहा है हमारा ब्रूसेल्स है, क्लियर है। और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, डच है। और ये रेड वाला पार्ट क्या है हमारा, फ्रेंच है। अब क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका अधिकांशतः पार्ट किसका है, अधिकांशतः पार्ट जो है आपका फ्रेंच बोलने वाले लोग का ही है। सबसे ज़्यादा पार्ट आपका किसका है, फ्रेंच बोलने वाले लोग का। लेकिन क्या है, उसके बावजूद भी जो मेन है जहाँ से कमांड क्लियर किया जा रहा है, जो आपका डच है, वो आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल मेन पॉइंट बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। जहाँ पर किसकी शासन है जी, जहाँ पर डच लोगों का वर्चस्व है। यहाँ पर हमारा डच कितना है, यहाँ पे हमारा डच कितना परसेंट था जी, यहाँ पे डच हमारा है 80%, ठीक है। और यहाँ पे बेचारे फ्रेंच वाले लोग कम पड़ जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा फ्रेंच बोलने वाला लोग कितना पड़ जा रहा है, हमारा फ्रेंच बोलने वाला सिर्फ यहाँ पर हमारा बच रहा है 20%। कितना परसेंट बच रहा है, 20%। अब बताइए पूरी जो झगड़ा थी सिर्फ इसी पार्ट को लेकर थी। बताओ इनकी जो आपकी मैप है, मैप में क्लियर हुआ कि नहीं पॉइंट, फटाफट बताओ, मैप में क्लियर है कि नहीं सबको। ये है पूरा बेल्जियम का, ठीक है, जिनकी पूरी आपकी क्षेत्रफल जो होगी हरियाणा के बराबर होगी। क्लियर है सबको फ्रेंड्स। अब हरियाणा के बराबर है, इसमें क्या चीज़ है मेन चीज़, इसमें मेन चीज़ है आपका फ्रेंच, यानी दो भाषा बोलने वाले लोग, एक फ्रेंच और दूसरा डच। फ्रेंच 59% और डच 40%। लेकिन जो पॉइंट था हमारा सेंटर का, जो पॉइंट यहाँ पर है सेंटर का, अर्थात की जो राजधानी थी, अर्थात की जो राजधानी की बात है यहाँ पर, वो राजधानी आपकी ये है। और राजधानी में वर्चस्व किसका बढ़ रहा है, आपका आपका डच बोलने वाला जो 80% है, इसी का वर्चस्व यहाँ पर बैठ रहा है। ये है आपका 80% वाला, ये है आपका 80% डच बोलने वाले लोग, ठीक है। और इन्हीं की पावर यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। फ्रेंच बोलने वाला लोग यहाँ पर क्या है, सिर्फ 20% है, जिसके वजह से इनकी पावर यहाँ पर लो हो जा रही है। और जिसके वजह से देश में शासन का बागडोर किसके हाथ में चला जा रहा है, डच वाले के हाथ में चला जा रहा है। किसके हाथ में जा रहा है, डच वाले के हाथ में। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। बेल्जियम का फोटो कंप्लीट है कि नहीं बताइए फटाफट, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लियर हो रहा है पॉइंट। बेल्जियम का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, बताइए फटाफट, जल्दी कीजिए। बेल्जियम का सपोर्ट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जो भी है, सीबीएसई से चाहे जैसे भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बेल्जियम का। बेल्जियम का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, ठीक है, वेरी गुड, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की केस, श्रीलंका की केस देख रहे थे हम लोग, अब देखते हैं श्रीलंका की केस में। अब क्या है, मैंने अभी बताया सिन्हाला के बारे में, और किसके बारे में बताया हमने, सिन्हाला और साथ में तमिल बोलने वाले। फटाफट लाइव चैट में बताइए फटाफट कि सिन्हाला बोलने वाले लोग कितने थे। सिन्हाला आपके जो बोलने वाले लोग थे वो कितना परसेंट थे श्रीलंका का, जल्दी कीजिएगा फटाफट बताइए। श्रीलंका का आपका जो सिन्हाला बोलने वाले थे वो कितना लोग थे, और तमिल बोलने वाले लोग कितना थे, तमिल बोलने वाले लोग कितना थे और सिन्हाला बोलने वाले कितना थे, जल्दी कीजिए बताइए फटाफट कि सिन्हाला बोलने वाले और तमिल बोलने वाले कितने थे। वेरी गुड, आ गया आंसर, आ रहा है कुछ बच्चों का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं अगर दे पा रहे आंसर, फिर भी आप जान लीजिए ये आपको बताया तभी कि 74% और तमिल बोलने वाले सिर्फ 18% थे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब क्या हुआ कि इनमें क्या थे कि जो सिन्हाला बोलने वाले थे वो स्पेशली एक धर्म को मानते थे, और वो उनका धर्म जो था वो था बौद्ध धर्म। किस धर्म को मानते थे, सिन्हाला बोलने वाले मानते थे बौद्ध धर्म को। तमिल भाषा वाला किससे मानते थे भाई, तो ये हमारे क्या मानते थे, हिंदू और मुसलमान को। यानी कि जो आपके तमिल बोलने वाले थे वो मानते थे स्पेशली आपका हिंदू और मुसलमान थे, अर्थात कि हिंदू और मुसलमान के धर्मों को मानते थे। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। तमिल बोलने वाला हिंदू और मुसलमान, और सिन्हाला बोलने वाला क्या था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। क्लियर हो गया सबको।
चलिए देखते हैं, इसमें एक और पार्ट बच गया। हमने बताया था टोटल कितना परसेंट बच गया था, वहाँ पर हमारा 8% और बच रहा था। 18% निकल गया हमारा कौन, तमिल बोलने वाला, और 74% सिन्हाला बोलने वाला। 8% जो बच गया उसमें से जो 7% बचे हुए थे वह 7% किस धर्म को मानने वाले थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, और जो एक बच गए और वे क्या थे उनमें से, वे सिन्हाला और तमिल दोनों भाषाएं बोलते थे। ठीक है, यानी 7% उसमें जो था वो कॉमन चीज़ें था। अभी भी 1% बच गया और 1% में अन्य भाषाई के लोग थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए फटाफट इसका। श्रीलंका का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। श्रीलंका में मेनली 2 भाषा बोलने वाले, एक श्रीलंका जिनकी परसेंट 74%, और दूसरा तमिल जिसकी 18%। सिन्हाला भाषा वाले बौद्ध धर्म को मानते थे और तमिल भाषा वाले हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानते थे। फटाफट अगर क्लियर हुआ तो इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में कि सिन्हाला बोलने वाले 74% मानेंगे बौद्ध धर्म, तमिल भाषा वाले हिंदू और मुस्लिम को मानेंगे, इनकी परसेंटेज 18%। ईसाई धर्म वाले 7%, ईसाई धर्म वाले कितना परसेंट, 7%। जल्दी नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डाउट लग रहा है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसे अगर मन करे तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम लोग आगे का पॉइंट। इसमें अब क्या कह रहा है वो देख लीजिए आप। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या थी, अब इनका सॉल्यूशन क्या था। मैंने दोनों में बता दिया। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि इनमें जब प्रॉब्लम जब आगे बढ़ गई, जब इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा चलने लगी इन दोनों में, अब यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था श्रीलंका में और बेल्जियम में। अब इनको लेकर समस्या क्या थी। ठीक है, तो उनके बारे में जानते हैं। इसके लिए थोड़ा सा जानना पड़ेगा हमें श्रीलंका का हिस्ट्री। ठीक है, श्रीलंका का हिस्ट्री क्या कहता है हमारा। श्रीलंका जो देश है वह स्वतंत्र हुआ था 1948 में, अर्थात कि भारत के आज़ादी के बाद। क्लियर है फ्रेंड्स, श्रीलंका की आज़ादी कब मिली थी, 1948 में। ठीक है, और वहाँ पे क्या थे, हमने अभी बताया कि सिन्हाला समुदाय जो थे वो बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक मतलब कितना परसेंट थे, फटाफट लाइव चैट में डाल दीजिए आप लोग। अर्थात सिन्हाला कितने परसेंट थे, डालिए तुरंत। ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहता था। अब 74% है, ज़्यादा पावर है उसके पास। क्या कहते हैं किनके पास, सिन्हाला जाति के पास। तो ऑब्वियसली ये पावर जमाएगा, क्योंकि लोकतंत्र क्या कहता है, जिनके पास ज़्यादा बहुमत है वही शासन करेगा। एक जाति के लोग आपका 74% है तो कन्फर्म है कि उसका वोट ज़्यादा मिलेगा। बताओ मिलेगा कि नहीं वोट, फटाफट बताओ, वोट ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब बात आती है कि जब वोट ज़्यादा मिलेगा, जब उन्हीं का पावर होगा तो ज़्यादा पावर लेकर दुरुपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए क्या दुरुपयोग कर रहा है। 1956 में क्या हुआ कि 1956 में जो ये आपका पावर में आ गया कौन, सिन्हाला जाति वाला। तो देखिए क्या क्या कानून बना रहा है, नियम। पहला नियम कानून बनाया, कहा कि भाई तमिल को दरकिनार करो। पहला क्या काम था, तमिल को दरकिनार करो यानी साइड करो। ठीक है, उसके बाद क्या कह दिया कि सिन्हाला जो जाति का है उसे क्या किया जाएगा, राजभाषा के रूप में घोषित करो। सिन्हाला को क्या करो, राजभाषा बना दो, यानी सिन्हाला भाषा को क्या बना दो, राजभाषा बनाओ। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, सबको क्लियर हो रहा है। 1956 की बात है। कब की बात है फ्रेंड्स, ये बात है 1956 की। 1956 में जब ये पावर में आया तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई तमिल को करो साइड। किसको साइड कर दो, तमिल वाले को साइड कर दो यहाँ पे। और साइड करने के बाद क्या करो, सिन्हाला वाला जो है इसे क्या कर दो, राजभाषा बना दो। क्या बना दो, राजभाषा बना दो, राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक तो ये तो राजभाषा में घोषित करना तो कम बात थी। अब देखिए और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी ये सब भी सिर्फ किससे मिलेगी जी, जो क्या है, जो हमारा बिलोंग करता है किससे, सिन्हाला वाले से। ठीक है, अर्थात कि उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगी जो आपके किससे हैं, सिन्हाला जाति से बिलोंग कर रहे हैं। अब बताओ कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। अब ये बताओ ऐसा कंडीशन होगा तो बताओ प्रॉब्लम होगी कि नहीं, देश में लोग के बीच में टकराव आएगा कि नहीं आएगा। सिन्हाला वाले हर जगह से तमिल वाले को साइड कर दिया, कह रहे भाई देश की भाषा जो रहेगी वो सिन्हाला रहेगी, तमिल वाले साइड हो जाओ।
विश्वविद्यालय हो, स्कूल हो, सरकारी नौकरी हो, सब सिर्फ सिन्हाला वाले को मिलेगी। इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया। कहाँ पर शुरू हो गया प्रॉब्लम? श्रीलंका में। श्रीलंका में जब ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई तो वहाँ पे क्या हो गया, एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो थी वो देखिए, वहाँ पे बौद्ध मत वाले लोग ज़्यादा हो गए। अब बौद्ध मत का संरक्षण का बढ़ावा मिलने लगा। क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि सिन्हाला जाति वाले लोग किस धर्म को मानते थे? बताओ फटाफट, सिन्हाला वाले किस धर्म को मानते थे? जल्दी कमेंट बॉक्स में डालो, जल्दी करो। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी कीजिए। वाह, यानी कि समझ में आ रहा है सबको। इसका मतलब यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा मानने वाले सिन्हाला वाले जो थे वो कौन थे हमारे धर्म के? वो थे हमारे बौद्ध धर्म मानने वाले। क्लियर है फ्रेंड्स? इसलिए बौद्ध धर्म को भी वहाँ पे बहुलता मिल गई। अब बताइए, ऐसा कंडीशन हो जाए जब एक पूरे धर्म को साइड कर दिया जाए और दूसरे धर्म को ही माना जाए, तो बताओ प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? समस्या होगी कि नहीं होगी? होगी ना फ्रेंड्स। अब देखिए उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम हुआ उसको जान लीजिए। देखते हैं, उसके वजह से आपस में युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि संविधान को लेकर, यानी सरकारी फैसले जो होते हैं वो लोगों के बीच क्या होने लगी? लोगों के बीच नाराजगी आने लगी। यानी लोग घबराने लगे, कहे कि भाई ऐसा नियम नहीं चल पाएगा। ठीक है, यानी लोगों के अंदर बेगानापन महसूस होने लगा कि अपने देश में होते हुए भी हम बेगाना की तरह रह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। इन समस्या को हम देखते हैं एक बार चार्ट के थ्रू से। ठीक है, श्रीलंका के हम चार्ट के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वहाँ के राज्य का शासन चल रहा था। ठीक है, वहाँ का सिस्टम कैसा था उनके बारे में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जो आपका रेड कलर का डिनोटेड है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये पार्ट रेड वाला जो दिख रहा है आपका, ये कौन थे? ये थे हमारे तमिल। कौन थे जी? तमिल बोलने वाले लोग थे यहाँ पे। क्लियर है सबको? ये तमिल बोलने वाले थे। उसके बाद इसमें जो दिख रहा है बीच में बिल्कुल ये रेड सा बिल्कुल, ठीक है, वो रेड वाला पार्ट जो था आपका, ये रेड वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट हमारा कौन था जी? ये पार्ट था हमारा मुसलमान लोग। कौन थे जी? मुस्लिम। ठीक है, यानी मुस्लिम समुदाय। क्लियर है सबको? ये थे हमारे मुस्लिम समुदाय। उसके बाद आपका कौन बच गया जी? आपका बच गया आपका बिल्कुल पीला वाला पार्ट। ठीक है, जो सबसे अधिक दिख रहा है आपको, ये पार्ट जो आपके इसमें यानी कि फिगर में सबसे बड़ा जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, वो कौन सा धर्म का था जी? वो धर्म था हमारा सिन्हाला। ठीक है, वो था हमारा सिन्हाला। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं श्रीलंकाई तमिल। ठीक है, सिन्हाला का मतलब क्या? श्रीलंकाई तमिल, जो कि देश में 74% थे। बताइए इस कंडीशन में, इतने बड़े क्षेत्र में जब आपका क्या कहते हैं, सिन्हाला बोलने वाले, देखिए इतना बड़ा क्षेत्र है इसका, सिन्हाला बोलने वाले का। अब उस कंडीशन में बताओ प्रॉब्लम होगी कि नहीं? इतने बड़े क्षेत्र में वो है तो अपना ध्वज जमाएगा कि नहीं जमाएगा? इस वजह से समस्या थी वहाँ पर। ठीक है, तो इन वजह से क्या हो गया? आपसी मतभेद होने लगा। क्या होने लगा फ्रेंड्स? आपसी मतभेद शुरू हो गया। बताओ क्लियर हो रहा है सबको पॉइंट? अब देखते हैं कि इसमें हुआ क्या घटना, इनके बीच में क्या हो गई। अब श्रीलंका में क्या होने लगा? राजनीतिक पार्टियां बनाने जाने लगी। ठीक है, अब राजनीतिक पार्टियां तो भाई बनेगी, थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम शुरू तो होगा ही होगा। उस कंडीशन में अब इनके विरोध में, अर्थात कि सिन्हाला के विरोध में पार्टियां बनाई जाने लगी। और पार्टियां बनाई जाने के बाद खास तौर से 1980 के दशक में, कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1980, अर्थात कि देश उसका आज़ाद हुआ था 1948 में ही। लेकिन 1948 से सिन्हाला प्रजाति वाला आपका प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा था। यानी लगभग 32 साल तक ये लोग प्रॉब्लम में रहे उस समय। कितने सालों तक? 32 सालों तक। उसके बाद 1980 के दशक की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि श्रीलंका का उत्तर पूर्व वाला जो हिस्सा था वो तो हमारा स्वतंत्र हो चुका था। ठीक है, अब क्या थे? तमिल आपके इलम सरकार बनाने की मांग करने लगे। अब ये लोग कहने लगे भाई देखो, सिर्फ सिन्हाला वाला नहीं चलेगा, आपका तमिल सरकार भी बनेगी, अर्थात कि तमिल के लोग भी सरकार में शामिल होंगे। ठीक है, और इनके प्रॉब्लम के लिए दोनों में टकराव शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया फ्रेंड्स?
टकराव, और यह टकराव इतना ज़्यादा हुआ कि यह गृह युद्ध का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया फ्रेंड्स? ये ले लिया रूप गृह युद्ध का। ठीक है, अब गृह युद्ध समझते हैं कि एक देश के अंदर, ठीक है, कितनी बड़ी समस्या हो गई, यानी कि इतना ज़्यादा टकराव हुआ कि गृह युद्ध के रूप ले लिया। समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, जिसके वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि जिसके वजह से दोनों के अंदर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, जिनके पक्ष को लेकर क्या हो गया, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए दोनों पक्ष से क्या हो गए, हजारों लोग मर गए। अब बताइए 2 करोड़ जनसंख्या थी, अब इनमें लड़ाई होकर हजारों मरेंगे, फिर भी बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई, और पूरे मुल्क में आपका क्या हो गया, देश में, पूरे देश में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जिसके वजह से पूरा देश तहस नहस होने लगा, आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। लोग जितने भी आपके लेबर क्लास के लोग थे वो काम करना बंद कर दिए, देश की आर्थिक स्थिति चौपट हो गई, जिसके वजह से आपके श्रीलंका का स्थिति बहुत दयनीय हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ उसके बाद का घटना है हमारा कि 2009 में यह गृह युद्ध समाप्त हुआ। यह गृह युद्ध कब समाप्त हुआ फ्रेंड्स? यह समाप्त हुआ आपका 2009 में। कब समाप्त हुआ? 2009 में। स्टार्ट कब हुआ था? 1980 में। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1980 के दशक में गृह युद्ध शुरू हुआ और ख़त्म हुआ 2009 में। क्यों गृह युद्ध शुरू हुआ ये भी सबको क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ? भाषा की वजह से प्रॉब्लम थी, इसके वजह से क्लियर प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद वहाँ पे लोगों ने शासन करना शुरू किया उल्टे ढंग से, जिसके कारण संविधान में जो बनाया उसकी वजह से कि कोई भी नौकरी आपके तमिल वाले को नहीं मिलेगी, इस वजह से। क्लियर हुआ कि नहीं श्रीलंका का कॉन्सेप्ट? लिख दो फटाफट एक बार कि श्रीलंका क्लियर हो गया। ठीक है, उनकी आज़ादी से लेकर अभी तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई, तो लिख दो फटाफट। हम शॉर्ट में एक बार समझा भी देते हैं आपको। 1948 में इनकी आज़ादी हुई। ठीक है, इनकी आपकी टोटल जनसंख्या जो थी 2 करोड़ थी कि नहीं थी बताओ? जिसमें 74% आपका क्या था, सिन्हाला बोलने वाला था। 74% क्या बोलने वाला था, सिन्हाला। उसके बाद कितना परसेंट बच गया, 18% बोलने वाले थे तमिल। ठीक है, ईसाई धर्म के मानने वाले थे आपके कितने परसेंट? ईसाई धर्म के मानने वाले थे आपके 7% थे ईसाई धर्म के मानने वाले। ठीक है, इनके वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई। 1980 में आपका क्या हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुआ। ठीक है, 1980 में शुरू हुआ। ठीक है, और ये समाप्त हुआ 2009 में। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अब जल्दी करो, सबको क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे एक पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग बेल्जियम की साझेदारी के बारे में। ठीक है, कि बेल्जियम में जो समस्या थी उनको लेकर क्या प्रॉब्लम थी, उनको कैसे सॉल्व करने की बात की जा रही है। तो बेल्जियम की साझेदारी की बात करेंगे हम लोग, तो ये घटना बात हो रही है जो वो 1970 और 1993 के बीच की बात है। कब की बात करेंगे हम लोग? 1970 से लेकर 1993 की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी 1970 से लेकर 1993 के बीच की बात है। ठीक है, उस समय क्या हुआ, संविधान में 4 संशोधन किया गया। कितने संशोधन हुए भाई? 4 संशोधन हुआ। ठीक है, 4 संशोधन में क्या बात हुआ कि इसके लिए देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन एहसास न हो। ठीक है, इसे सब मिलजुल कर रह सके। ठीक है भाई, बेगानापन वहाँ पर क्यों थी? बेगानापन वहाँ पर क्यों थी? लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। कौन लोगों ने वहाँ पे बेगानापन शुरू किया था? किस भाषा के बोलने वाले लोगों ने वहाँ पे गड़बड़ किया था? सबसे ज़्यादा ब्रुसेल्स में किस भाषा के लोग थे? जल्दी से लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। ब्रुसेल्स में किसका पावर अधिक था? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किसका पावर अधिक था? कौन ज़्यादा आपका पावरफुल थे? आपको बताना है। ठीक है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, तुरंत डालिएगा ताकि हम आगे समझा सकें। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट डाल रहे हैं, वेरी गुड। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बोलने वाले बेल्जियम में बात थी वो था आपका 80% का मामला। ठीक है, वो थे 80%। कौन थे भाई? डच थे या फ्रेंच थे? अब ये बताइए फटाफट, डच था कि फ्रेंच था? 80% डच थे ना, गुड। चलिए ठीक है, तो ये 80% थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका प्रॉब्लम हो गया। लोगों को आपका क्या किया गया, नियम कानून जो उल्टे बन गए थे उन पे सुधार के लिए कितने संशोधन किए गए, इस पॉइंट को आप हाईलाइट करके याद रखिए आप। ठीक है,
पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। संशोधन टोटल कितना हुआ? 4 संशोधन हुए। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? हो गया क्लियर सबका? चलिए क्लियर हो गया तो देखते हैं आगे की बातें। इनमें क्या किया गया, इनके बीच में कुछ विशेष कानून बनाए। देखते हैं चारों संशोधन को, तो कुछ विशेष कानून बनाया गया, ठीक है। और इन कानून के अंदर क्या बनाया गया उनके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। कानून में ये कहा गया, ठीक है, कि पहला जो संशोधन था उसमें कहा गया कि कुछ विशेष कानून बनाए जाएंगे जिनमें क्या होगा, दोनों भाषा का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। दोनों भाषा कौन? डच और फ्रेंच, ठीक है। और दोनों संसदों के बहुमत की पक्ष पर आपका ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। यानी एक व्यक्ति चुन कर आएंगे डच भाषा की तरफ से, एक व्यक्ति कहाँ से आएगा? डच की तरफ से, और दूसरा व्यक्ति कहाँ से आएगा? फ्रेंच की तरफ से, ठीक है। यानी कि दोनों व्यक्ति यानी कि दोनों ग्रुप से आपके एक एक आपके क्या आएंगे? संसद चुन कर आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? पहला संशोधन क्लियर हुआ कि नहीं? पहले संशोधन में किया गया कि जो दोनों भाषाई है, दोनों भाषा के लोग क्या करेंगे? एक एक संसद दोनों पार्ट से चूज कर आएंगे। क्लियर है सबको? दूसरा क्या किया गया? दूसरा कहा गया कि केंद्र सरकार के अंदर जो शक्ति है, ठीक है, केंद्र सरकार के अंदर जो शक्ति होगी वह 2 भागों में बटेगी, ठीक है। यानी 2 इलाकों और क्षेत्रीय की सरकार के संसद कर दी गई, ठीक है। यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया। क्या बांटा गया? पहला नंबर चीज इलाकों की सरकार होगी, और दूसरा क्या होगा हमारा, यानी जो क्षेत्रीय सरकार होगी। अर्थात कि जो सरकार का गठन पावर किया गया 2 भागों में, एक तो आपका स्टेट लेवल का होगा और दूसरा हमारा क्षेत्रीय लेवल का, यानी 2 भागों में बांटा गया। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ। यानी कि इनको इलाके और क्षेत्रीय फॉर्म में इनका क्या किया गया? आपका नियम बनाया गया कि 2 तरह की सरकारें वहाँ पर चलेगी। क्लियर है सबको? और आपका तीसरा जो किया गया, तीसरा किया गया ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का सामान्य प्रतिनिधित्व है। लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थात कि चौथा जो संशोधन हुआ उसमें क्लियर कर दिया गया कि ब्रुसेल्स में, अर्थात कि जो कि आपका बेल्जियम की राजधानी थी, उस बेल्जियम की राजधानी में क्या होगा कि वहाँ पे सरकार जो पहले डच वाला था, डच पावरफुल था, वह डच की पावर नहीं रहेगी। अब एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें दोनों समुदाय के प्रतिनिधि जो होंगे बिल्कुल समान होने वाले हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? 3 संशोधन। पहला नंबर, फर्स्ट जो हमारा कहता है क्या कहता है कि डच और फ्रेंच दोनों से एक एक आदमी चूज करके आएंगे। क्लियर है? दूसरा नंबर क्या कहता है हमारा? दूसरा नंबर ये है हमारा पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है हमारा कि केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार 2 भागों में सरकार बटेगी। और तीसरा जो कहता है कि स्पेशली ब्रुसेल्स में, अर्थात की राजधानी में जो सरकार बनेगी, एक नई सरकार बनेगी और उनके अंदर जो प्रतिनिधि होंगे वो दोनों समुदाय के होंगे। बताओ क्लियर हुआ तो बताओ। ये संशोधन तीनों क्लियर हो गया तो बता दो हमें तुरंत। ये अगर संशोधन आप लोग को समझ में आ गया तो फटाफट मुझे बता दीजिए तीनों संशोधन को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब क्या कहता है इसमें? अब क्या कहता है लास्ट जो चौथा नंबर है, 4th नंबर है, ठीक है। ये बेल्जियम की फोटो है, थोड़ा देख लीजिए कितना स्मार्ट फोटो है इसका, है ना जी। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसमें कह रहा है केंद्रीय आपका जो चौथा संशोधन था उनके बारे में जान लेते हैं। 4th से हमारा क्या कहता है वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। कहता है हमारा केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार भी काम करेगी। यह हमारी होगी सामुदायिक सरकार। क्या गजब का वहाँ पे पावर शेयरिंग हुआ, कितना ज़बरदस्त। एक तो केंद्रीय होगा सेंट्रल लेवल पर, दूसरा हमारा स्टेट लेवल पर, और तीसरा हमारे लोकल एरिया के लिए। अर्थात कि अगर बात करें हम अपने स्तर पे तो एक हो गया हमारा भारत सरकार, दूसरा बिहार सरकार, और तीसरा होगा हमारा पंचायत लेवल का सरकार, ठीक है। जो कि अगर छोटी मोटी घटना होगी तो पंचायत स्तर पर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं पॉइंट? अब बताओ चारों संशोधन क्लियर है सबको? इसमें क्या था? पहला संशोधन क्या था उस जान लो। हम चारों को एक बार बता देते शॉर्ट में। पहला था कि दोनों समुदाय से क्या होंगे? आदमी चूज करके आएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका? और तीसरा क्या था वो आप लोग लिखकर तुरंत बताइए हमें कि दूसरा संशोधन क्या था और तीसरा संशोधन क्या था। एक एक लाइन में एक एक वर्ड, 2 वर्ड में लिख के बताइए मुझे कि दूसरे संशोधन में क्या खास था और तीसरे में क्या था।
बताइए फटाफट कि दूसरे संशोधन में क्या लिखा गया था, क्या किया गया था दूसरे में, दूसरे नंबर पे क्या किया गया था। गुड, फटाफट कीजिए। पहला तो था कि दोनों समुदाय से आदमी चूज करके आएगा, लेकिन दूसरे में क्या कहा गया था, जल्दी बताओ, दूसरा और तीसरे में क्या कहा गया था, बताओ फटाफट, कुछ सारे आंसर। भूलिएगा नहीं, भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा सा याद रखिए। मैंने पहले ही बोला था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट करते चलिए, समझते चलिए, ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, इस पॉइंट से ही नोट्स बन जाएंगे आपके। तो दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, मैं ही बता देता हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो। देखिए दूसरा क्या था कि पावर जो होगा वह दो भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा जी, दो भागों में बटेगा, अर्थात कि एक केंद्र लेवल का और एक क्षेत्रीय लेवल का, ठीक है। और तीसरे में क्या कहा गया, स्पेशली ब्रुसेल्स के लिए कहा गया है कि ब्रुसेल्स के अंदर जो राज्य बनेगी, ठीक है, जो सरकार बनेगी वो दोनों पार्टी की होगी, अर्थात कि दोनों समुदाय से रिलेटेड होगी। और चौथा हमारा यहाँ पे पहले से गिवन दिया है, ठीक है। चौथा क्या कहता है कि दो ही से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब हमें कितना चाहिए, तीन चाहिए, तीसरा पक्ष भी चाहिए, और वो होगा हमारा सामुदायिक सरकार। बताओ ये चारों संशोधन क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ फटाफट, चारों संशोधन क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है सबको। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की पॉइंट, ठीक है। देखिए आगे की पॉइंट हमारी क्या कहती है, वो देखिए। आगे की पॉइंट कहती है जब अनेक यूरोपीय देश ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाया। अब इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर जो नियम कानून शुरू हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। यानी कि गृह युद्ध के बाद इतना ज़्यादा कंडीशन यहाँ का बेहतर हुआ, गृह युद्ध की आशंका खत्म होने के बाद इतना बेहतर स्थिति हुआ, ठीक है, कि आप पूछिए मत। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गृह युद्ध खत्म होने के बावजूद भी, ठीक है, यानी कि बेल्जियम में भाषा के आधार के दो टुकड़ों में बट गया होता। अगर ध्यान से दीजिए, अगर गृह युद्ध पर ध्यान नहीं दिया गया होता, अगर उन प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया गया होता, तो देश भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता, ठीक है। उसके बाद जब आपका यूरोपीय संघ का गठन हुआ तो इतना अच्छा कंडीशन हो गया था वहाँ पर कि जब यूरोपीय संघ का गठन हुआ तब वह खास तौर से, यूरोपीय संघ का जब गठन हुआ तो खास तौर से इसका मुख्यालय किसे चुना गया जी, हमारा ब्रुसेल्स को। किसको चुना गया, ब्रुसेल्स को, अर्थात कि वहाँ की कंडीशन जो हो गई बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि इतना कंडीशन बेहतर हो गया कि यूरोपीय संघ का आपका जो हेड क्वार्टर था वह कहाँ बना, ब्रुसेल्स में। क्लियर है सबको, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ सबको क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के हम लोग का पॉइंट, ठीक है। किसके किसके बारे में, आपका मेनली था हमारा दो पॉइंट फ्रेंड्स, ये थे हम लोग के आज के दो पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये पॉइंट आपका सारे समझ में आया हो, क्लियर हो गया हो, तो आप लिख दीजिए कि क्लियर हो गया, ठीक है। हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया, यानी कि पार्ट 1 वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोगों ने क्या समझा, पार्ट 1 में श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका की क्या प्रॉब्लम थी, कैसे सॉल्व हुआ। उसके बाद दूसरा समझा किसके बारे में, बेल्जियम के बारे में, ठीक है। इन पे आप क्या कीजिएगा, आप इसे नोट्स के तौर पे बना लीजिएगा, वीडियो को फिर से देख के। अगर आपने नोट्स तैयार नहीं किया हो तो फिर से एक बार देखकर इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगला पॉइंट जब हम पार्ट 2 कल अब जब आगे बढ़ाएंगे तो इनसे रिलेटेड कुछ बीच बीच में हम ऑब्जेक्टिव आपसे पूछते रहेंगे। जब ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर का हम आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्विज, जिसमें आप देखते हैं कितना मार्क्स आप ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सीक्वेंस को कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आपको बेहतर वे से आपका सब्जेक्ट और पॉइंट दोनों क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।